नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 12 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, वैसे तो 3 इश्यूज हमें डिस्कस करने थे, लेकिन 2 आज करेंगे, एक कल के लिए छोड़ेंगे। ये जो इशू है ना, ये प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई वाला, ये कल डिस्कस करेंगे। आज पहला इशू हम डिस्कस करेंगे हेट स्पीच से संबंधित। उसके बाद दूसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी कंपनसेशन से संबंधित। आज का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कंसेप्ट से आप क्या समझते हो? क्या इसमें हेट स्पीच भी आता है? क्या आपको लगता है प्रेजेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स जो हैं वो अनसक्सेसफुल रहे हैं हेट स्पीच को कर्ब करने में? ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। मतलब कुछ मैंने इम्प्रोवाइज किया है, और ये ऊपर वाला पार्ट ये 2014 में यूपीएससी ने पूछा था। उस समय यूपीएससी ने इसको मूवीज से रिलेट किया था, तो आपको अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चन। कुछ फैक्ट्स हैं, देख लीजिए, जो आंसर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे देश में देखो, आज के समय में 1/3 जो पॉपुलेशन है ना, वो अर्बन एरियाज में रहती है, यानी सिटीज में रहती है। वर्ल्ड बैंक ने 2020 में कहा था इंडिया में 34.9% यानी 35% लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। ये पिछले 10 सालों में हमारे देश में अर्बन पॉपुलेशन जो है ना वो 4% बढ़ गई है, और अब जो ये 10 साल हैं इसमें तो बल्कि ये रेट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अर्बनाइजेशन से संबंधित आपको कुछ लिखना हो तो ये फैक्ट्स आपके काम आएंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हेट स्पीच से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इंडिया में हेट स्पीच की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। आप भी अक्सर देखते हो यूट्यूब पर या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हेट स्पीचेस देखने को मिलती हैं। हेट स्पीच देखो, ऐसी स्पीच, अभी डेफिनेशन आगे आएगी, लेकिन सिंपल भाषा में हम बात करें, ऐसी स्पीच जिसमें किसी एक वर्ग के लोगों के खिलाफ नफरत देखने को मिलती है। वो वर्ग देखो कोई भी हो सकता है, कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी हो सकती है, कोई एथनिक ग्रुप हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग हो सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन के लोग हो सकते हैं। समझ गए ना? एक वर्ग के लोगों के अगेंस्ट जिस स्पीच में नफरत देखने को मिले, या फिर जिस पर्सन ने स्पीच दी है वो इवन वायलेंस भी फैलाने की बात करता है उस वर्ग के लोगों के अगेंस्ट, तो ये हेट स्पीच होती है। हमारे देश में हेट स्पीचेस की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन गई है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी इस इशू पर। मामला देखो ये है, 17 दिसंबर को दिल्ली में और 19 दिसंबर को हरिद्वार में हेट स्पीचेस देखने को मिली थी, जिसमें मुस्लिम्स के अगेंस्ट वायलेंस फैलाने की बात बोली गई थी। अगर देखो हम चैलेंजेस की बात करें हेट स्पीच से संबंधित, सबसे पहला चैलेंज ये है, अभी के जो कानून है ना वो इनइफेक्टिव हैं हेट स्पीचेस से डील करने में। यानी कि जो लोग हेट स्पीच देते हैं उनको प्रॉपर सजा नहीं होती। इस वजह से समाज में डर नहीं है कि हम इस प्रकार की स्पीच देंगे हमारा करियर खराब हो जाएगा, काफ़ी साल जेल में बिताने पड़ेंगे। इस प्रकार का कोई डर होता ही नहीं जो लोग हेट स्पीच देते हैं, क्योंकि कानून जो है वो इनइफेक्टिव है। अब देखो, कोई प्रॉपर कानून नहीं है। वैसे तो काफ़ी सारे सेक्शंस हैं हेट स्पीच से टैकल करने के लिए, अभी इनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन कोई प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है, डिटेल्ड कानून हेट स्पीच से टैकल करने के लिए। तो जुडिशियल जो वर्डिक्ट है ना इस मामले में अलग अलग हैं। जुडिशरी की राय भी हेट स्पीचेस के मामले में अलग अलग है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले ब्रॉड आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट चैलेंज देखो, आज के समय में इंटरनेट का एज है। स्पीच जो हेट स्पीच दी जाती है तुरंत वायरल हो जाती है, लेकिन जो अभी आईपीसी में सेक्शंस है ना हेट स्पीचेस से टैकल करने के लिए, वो देखो इंटरनेट से पहले के सेक्शंस हैं। अरे भैया, जमाना चेंज हो चुका है, कानून भी तो चेंज करो ना। नेक्स्ट देखो, एक और चीज, जिस पर्सन ने हेट स्पीच दी है ना, चलो मान लिया उसको सजा हो भी गई, कानून जाग गया, लेकिन वो स्पीच तो हमेशा रहेगी ना इंटरनेट पर। जो स्पीच एक बार दी जा चुकी है इंटरनेट पे, वो तो कभी भी सर्च की जा सकती है। उसको डिलीट भी कर दिया जाए, जहां पे अपलोड हुई है कहीं और पे अपलोड हो जाएगी, है ना? समझ रहे हो ना? बेशक उस पर्सन को सजा हो जाए जिसने स्पीच दी है, लेकिन वो स्पीच तो एटर्निटी में एग्जिस्ट करती है, फिर वो बाद में भी दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। ना सिर्फ
उन लोगों को जो उस पर्सन की सोच में विश्वास रखते हैं जिसने हेट स्पीच दी है, बल्कि देखो अपोजिट कम्युनिटी को भी। जैसे अभी किसी पर्सन ने मान लीजिए माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट स्पीच दी है या फिर मेजोरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट स्पीच दी है, तो जिस कम्युनिटी के अगेंस्ट स्पीच दी है वो उस कम्युनिटी के लोग भी तो प्रभावित होकर बदला लेने की बात बोल सकते हैं ना। तो ऐसे ही तो कम्युनल हार्मनी खराब होती है। एक कम्युनिटी के पर्सन ने हेट स्पीच दी और कोई दूसरा सरफिरा है दूसरी कम्युनिटी से, उसने भी हेट स्पीच दे दी, तो फिर ऐसे माहौल खराब हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मेजर रीजंस ऑफ हेट स्पीच। इसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट, लोग हेट स्पीच देते क्यों हैं। सबसे पहले फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी। कुछ इंडिविजुअल जो है ना वो स्टीरियोटाइपिंग में विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं ना वो इन्फीरियर हैं हमारे कंपैरिजन में। जैसे जर्मनी में उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले कुछ लोगों को लगता था, नाजी लोगों को, कि ज्यूज जो हैं वो इन्फीरियर हैं, हमारी जो रेस है वो प्योर है। तो इस वजह से दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट नफरत फैलाई जाती है। नेक्स्ट, स्टबरनेस टू पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। इसका मतलब देखो ये है, कुछ लोग ना एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि हमारी ही आइडियोलॉजी सही है और बाकी जो विचार है ना वो गलत है, हम ही सिर्फ सही हैं। आपने जैनिज्म में एक डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ा होगा, अनेकांतवाद। पढ़ा है आपने? मैं बताता हूं आपको। अनेकांतवाद जो डॉक्ट्रिन है ना जैनिज्म का, वो ये बोलता है कि जो रियलिटी है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। रियलिटी का सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता, रियलिटी के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग धर्मों में जो बात बताई गई है ना वो भी सच हो सकती है। अगर कोई बोले कि मेरे धर्म की बात सही है, आपके धर्म की बात गलत है, तो ये गलत है ना। रियलिटी का एक एस्पेक्ट नहीं होता। जैसे सिंपल सी बात है ना यार, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने की एक स्ट्रेटेजी नहीं है कि हाँ यही इसी स्ट्रेटेजी से एग्जाम क्लियर हो सकता है, मेरी स्ट्रेटेजी सही है बाकी स्ट्रेटेजीज गलत हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। कोई स्ट्रेटेजी किसी के लिए काम कर सकती है, कोई किसी के लिए काम कर सकती है। चलो, ये हेट स्पीच से संबंधित बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए, चैलेंजेस डिस्कस कर लिए। अब हेट स्पीच की डेफिनेशन थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में यानी कोई कानून में, संविधान में तो हेट स्पीच को डिफाइन किया नहीं गया है। फ्री स्पीच जरूर है, आर्टिकल 19। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन में हेट स्पीच के बारे में बोला गया है वो स्पीच जिसमें एज सच कोई मीनिंग नहीं है अदर देन हेट्रेड फॉर सम ग्रुप। किसी ग्रुप के खिलाफ नफरत देखने को मिलती है, और ग्रुप कोई भी हो सकता है, पर्टिकुलर रेस, जाति, धर्म, कुछ भी हो सकता है। और इस डेफिनेशन में देखो ये भी बोला गया है, उस सर्कमस्टांसिस में स्पीच दी जाती है कि स्पीच देने के बाद वायलेंस प्रोवोक हो सकता है। तो ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस में हेट स्पीच को डिफाइन किया था। ये एक प्रयास है कुछ इंडिविजुअल्स को मार्जिनलाइज करने का मतलब है हाशिए पर धकेलना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में कहा था, हेट स्पीच वो स्पीच होती है जिसमें प्रयास किया जाता है कुछ इंडिविजुअल्स को मार्जिनलाइज करने का, सिर्फ इस वजह से कि वो इंडिविजुअल किसी ग्रुप का हिस्सा है, जैसे किसी धर्म का हिस्सा है, किसी जाति का हिस्सा है, सिर्फ इसलिए उनको मार्जिनलाइज करने का प्रयास किया जाता है। उनकी सोशल स्टैंडिंग, डिग्निटी, ये सब डाइल्यूट करने की कोशिश की जाती है समाज में। मद्रास हाईकोर्ट ने भी अपने कई सारे वर्डिक्ट्स में कहा है, जो हेट स्पीच होती है वो देखो एक चिंगारी के समान होती है जो पूरे फॉरेस्ट को आग लगा सकती है। मतलब हेट स्पीच की वजह से पूरी कम्युनिटी में हेट्रेड फैल सकती है, सद्भाव जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने ही 2019 के जी थिरुमुरुगन गांधी वर्सेस स्टेट केस में एक्सप्लेन किया था, हेट स्पीचेस जो हैं वो विभिन्न कम्युनिटीज़ के बीच डिस्कॉर्ड फैलाती हैं यानी लड़ाई करवाती हैं। इसलिए हेट फ्री स्पीच के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच है ना, मतलब आर्टिकल 19 में आपको फंडामेंटल राइट मिला है, आप कुछ भी बोल सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस राइट के साथ में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, उसे आप भूल जाओ। तो इन सब चीज़ों को समराइज करते हुए 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, हेट स्पीच का देखो एज सच कोई पर्पज़ नहीं होता। हेट स्पीच का पर्पज़ होता है सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ नफरत फैलाना। तो ये हमने काफ़ी सारी डेफिनेशंस डिस्कस कर ली हेट स्पीच की। मतलब डेफिनेशन पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने 4-5 डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर ली। ये कानून है अभी फिलहाल हमारे देश में हेट स्पीचेस को टैकल करने के लिए।
ये भी लिखना जरूरी है। 153A, अगर देखो दो ग्रुप्स के बीच कोई नफरत फैलाता है तो उससे डील करता है ये सेक्शन आईपीसी का। 153B, ये देखो नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट कोई काम करता है तो उसको पिनलाइज करता है, आईपीसी सेक्शन 505। अगर कोई अफवाह फैलाता है कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए या फिर दो कमिटीज़ के बीच शत्रुता बढ़ाने के लिए, तो उससे डील करता है आईपीसी सेक्शन 505। इसके अलावा आईपीसी सेक्शन 295A, ये तो पंजाब सेक्रेटरीज केस से संबंधित भी हमने डिस्कस की थी, आपको याद होगा। अगर कोई रिलीजियस बिलीफ्स को इंसल्ट करता है तब ये सेक्शन जो है वो इन्वोक की जा सकती है। बट देखो इन सभी सेक्शंस में आपने नोटिस किया होगा कई हेट स्पीच ऐसी होती हैं जो किसी भी इनमें से किसी भी सेक्शन के अंडर नहीं आएगी। तो मतलब ऐसी स्पीच देने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए तो कहा जाता है कि कोई प्रॉपर कानून नहीं है। कई स्पीच ऐसी होती हैं जिनको हैंडल ही नहीं किया जा सकता फिलहाल के सेक्शंस के अकॉर्डिंग, तो अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है। लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशंस भी दी थी 267th रिपोर्ट में कि दो नई सेक्शन से ऐड किया जाए, एक सेक्शन 153C और एक सेक्शन 505A। सेक्शन 153C जो है इसको लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था ये डील करे जब कोई पर्सन किसी कमिटी के अगेंस्ट धमकी देने के लिए या फिर फियर फैलाने के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, चाहे रिटन वर्ड्स का, स्पोकन वर्ड्स का या फिर कुछ भी हो, पेंटिंग के थ्रू, मतलब रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तब ये सेक्शन इन्वोक की जा सके। आई नहीं, ये सिर्फ रेकमेंड किया था लॉ कमीशन ने। नीचे वाला भी रेकमेंड किया था अगर कोई फियर फैलाता है या फिर वायलेंस फैलाने की बात बोलता है उसके लिए ये सेक्शन हो, सेक्शन 505A। अभी तक ये ऐड हुई नहीं है आईपीसी में, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने अपनी 189th रिपोर्ट में ये कहा था आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बदलाव किया जाए ऑनलाइन हेट स्पीचीज से डील करने के लिए। अभी देखो आईटी एक्ट 2000 जो है वो पुराना है, ऑनलाइन हेट स्पीचीज को हैंडल करने के लिए प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है आईटी एक्ट 2000 में, तो इसमें अमेंडमेंट की जाए। एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की आवश्यकता है जो ऑनलाइन इंटरनेट पर हेट स्पीचेस फैलाई जाती है ना, उनसे डील करने के लिए। जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में फेडरल लॉ है 2019 का, इसमें ना सर्विस प्रोवाइडर्स पर भी लायबिलिटी है। जैसे यूट्यूब पर हेट स्पीच अपलोड है तो यूट्यूब की भी जिम्मेदारी बनती है कि उससे हेट स्पीच को हटाया जाए। उसी प्रकार से फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है। तो हमारे देश में भी ऐसा कानून आ सकता है ना। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हेट स्पीच से संबंधित। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ना वो जीएसटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जीएसटी हमारे देश में आया था 2017 में, और जीएसटी जब आया था उससे पहले बहुत कंसल्टेशन चली थी सेंटर और स्टेट्स के बीच। स्टेट गवर्नमेंट्स के ना काफ़ी सारे कंसर्न्स थे कि जीएसटी के आने के बाद हमारी तो पावर चली जाएगी अपना टैक्स इंक्रीज करने की, डिक्रीज करने की। जैसे सेल्स टैक्स हुआ करता था स्टेट्स के पास, तो तब तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। लेकिन जीएसटी आने के बाद अब वो नहीं कर सकते ना अपनी मर्जी से। स्टेट्स को ये भी डर लग रहा था जीएसटी के आने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी के आने के बाद हमारा रेवेन्यू जो है वो कम हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया था जीएसटी आने से पहले स्टेट गवर्नमेंट्स को, पहली चीज हम रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट लेवी करेंगे। मतलब कि जीएसटी आने से पहले जितना आपका टैक्स रेवेन्यू आता है ना उतना ही आपका टैक्स रेवेन्यू रहे, कम ना हो। उस प्रकार से हम जीएसटी लेवी करेंगे, हमारी जीएसटी रेट उस प्रकार की होगी। रेवेन्यू न्यूट्रलिटी रेट का कंसेप्ट आपको पता होगा कि टैक्स रेट इतना हो कि जीएसटी से पहले स्टेट्स को जितना रेवेन्यू मिलता था ना उतना ही रेवेन्यू मिले, रेवेन्यू कम ना हो। स्टेट्स ने फिर ये बोला अरे भैया रेट तो चलो लगा दिया, फिर भी हमें घाटा हो गया तो क्या करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला यार तुम कितना डरते हो, चलो कोई बात नहीं, अभी भी आपका डर है तो एक काम ये करते हैं, जीएसटी आने के बाद 5 सालों तक आपको जो भी रेवेन्यू का नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब इसके लिए एक अलग से सेस भी लगाया गया था, कंपनसेटरी सेस। यहां पर देखो टोबैको प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल, कोल, सॉलिड फ्यूल, एरेटेड वाटर्स, पान मसाला, इन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया गया था। और इससे जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ उस रेवेन्यू की सहायता से
स्टेट्स को अगर रेवेन्यू लॉस हुआ तो उसकी भरपाई की गई। स्टेट्स ने इसके बाद बोला ठीक है भैया, डरपोक कह लो बेशक, पैसा जरूर लेना है हमें, तो आप हमें एक बात और बताओ, आप जो ये 5 सालों तक अगर हमारे रेवेन्यू में कमी रह गई उसकी भरपाई करोगे, तो एक चीज आप ये भी सोचिए ना, तो रेवेन्यू तो हर साल इंक्रीज होता है। अगर मान लीजिए रेवेन्यू कांस्टेंट थोड़ी ना होता है, 2019 में मान लीजिए 100 करोड़ रेवेन्यू प्राप्त हुआ गवर्नमेंट को, 2020 में 120 करोड़, 2021 में 140 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा हाँ हम भी मानते हैं रेवेन्यू आपका बढ़ता जाएगा, तो एक काम करते हैं 2015 को बेस बना लेते हैं, 2015-16 को बेस बना लेते हैं और ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपका रेवेन्यू हर साल 14% इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए 2017 में 100 करोड़ था, तो 2018 में होगा 114 करोड़, फिर 2000 नेक्स्ट ईयर में होगा 114 करोड़ का फर्दर 14% और ऐड कर दीजिए। तो इस प्रकार से हर साल 14% रेवेन्यू आपका इंक्रीज होगा, हम ये मान लेते हैं। और अगर उतना रेवेन्यू आपको जीएसटी से नहीं मिला तो उसकी भरपाई इस फंड से हो जाएगी, जीएसटी कंपनसेशन फंड से, जिसके लिए अलग से सेस भी लगाया था। स्टेट्स ने कहा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर जीएसटी ले आते हैं। तो इस प्रकार से जीएसटी आ गया। पहले 2 सालों में देखो स्टेट्स को थोड़ा घाटा हुआ। क्यों? जीएसटी जब नया नया आया था, आपको भी पता है, लोग फर्जी इनवॉइस बनवा के सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे थे। सरकारी जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको भी इतना ज्ञान नहीं था कि क्या करना है। बार बार सरकार ऑर्डर जारी कर रही थी, सिस्टम कॉम्प्लेक्स था, रिपोर्ट फाइल करने में दिक्कत आ रही थी, शुरू में बहुत दिक्कतें आई थी। तो इसलिए स्टेट्स को रेवेन्यू का नुकसान हुआ। लेकिन रेवेन्यू के नुकसान के लिए तो एक फंड बनाया था और सेस भी लगाया था, जिसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो इस फंड में ना शुरू में तो रेवेन्यू ठीक ठाक था, बल्कि ज़्यादा था। ठीक भी क्या था, ज़्यादा था। सेस से जितना रेवेन्यू आया ना, उससे आसानी से स्टेट्स को जो लॉस हुआ उसकी भरपाई की जा सकी, बल्कि कुछ रेवेन्यू तो बच भी गया। लेकिन 2018-19 में यानी नेक्स्ट ईयर जो सेस से रेवेन्यू प्राप्त हुआ वो थोड़ा कम पड़ गया। कोई बात नहीं, कम पड़ गया। पिछले 2 सालों में तो रेवेन्यू ज़्यादा मिला था ना, तो पिछले 2 सालों में रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा मिला था, उसकी सहायता से स्टेट्स को जो लॉस हुआ उसकी भरपाई हो गई आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आई नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आ गया कोरोना। अब देखो कोरोना जब आ गया तो स्टेट्स को रेवेन्यू का नुकसान हुआ। अब स्टेट्स तो कह रहे हैं कि आपने हमें वादा किया था रेवेन्यू का नुकसान होगा तो आप हमें भरपाई करेंगे कैसे भी करके। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये तर्क है, अरे भैया अगर जीएसटी ना भी आता तो भी तो आपको कम रेवेन्यू प्राप्त होता ना, लॉकडाउन लग गया था। आप ये भी तो देखिए ना, अगर जीएसटी ना आता तो आपको वेट, पुराने जो टैक्स हैं उससे भी आपको कम रेवेन्यू प्राप्त होता। ये आप सोचते नहीं हो। लेकिन स्टेट्स कहते हैं नहीं, आपने वादा किया था, हमें देना है तो देना है, आप दीजिए। जो कंपनसेशन फंड के लिए सेस लगाया था उस फंड में पैसे थे 65,000 करोड़ और स्टेट्स को घाटा हुआ 3 लाख करोड़ का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 65,000 करोड़ तो दे दिए जो फंड में पड़े थे, बाकी रह गए 2,35,000 करोड़। अब इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा जुगाड़ लगाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें से 1.1 लाख करोड़ जो हैं वो आप लोन ले सकते हो आरबीआई से अंडर ए स्पेशल विंडो, और जो इसका इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट है ना वो फर्दर अगर यानी आने वाले सालों में जो कंपनसेशन वाला फंड है ना उससे आपके इंटरेस्ट और रीपेमेंट की भरपाई कर दी जाएगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला। लेकिन देखो इस पूरे एपिसोड की वजह से ना सेंटर और स्टेट्स के बीच में तल्खी आ गई। तल्खी मतलब ट्रस्ट बहुत कम हो गया। स्टेट्स को लगा कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही है, बोला था कि 5 साल तक हम भरपाई करेंगे जो भी रेवेन्यू का नुकसान होगा, अब आप रेवेन्यू की भरपाई कर नहीं रहे हो, कोविड आ गया इसलिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क भी अपनी जगह सही है, वो बोलते हैं कि अरे यार कोरोना आ गया, हम क्या करें, 3 लाख करोड़ थोड़ी है हमारे पास में, कंपनसेशन वाले फंड में सिर्फ 65,000 करोड़ हैं और हमें भी तो रेवेन्यू का नुकसान हुआ है ना। मतलब पॉइंट साफ है, दोनों के बीच में ना खटास आ गई। तो राइटर सजेस्ट करते हैं देखो ये 5 साल की जो स्कीम थी ना स्टेट्स की नुकसान की भरपाई करने की, अगर रेवेन्यू में लॉस होता है, ये ना जून 2022 तक है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था तो जून 2022 तक है। इस स्कीम को ना 5 और सालों तक एक्सटेंड कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट। इससे फायदा ये होगा, एक तो देखो स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलेगा, ट्रस्ट जो खत्म सा हो गया है वो फिर से इंक्रीज होगा।
इवन देखो अभी जीएसटी में काफ़ी सारा सुधार करना है, जैसे पेट्रोल, अब पेट्रोल डीजल ये जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, अल्कोहल जीएसटी के अंदर नहीं आता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। तो कल को इनको भी जीएसटी के अंदर लाना है तो स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अच्छा, अभी जीएसटी में स्ट्रक्चर भी काफ़ी खराब है। कितने टैक्स रेट्स हैं ये देखो, 5, 12, 18, 28, इतने सारे तो टैक्स रेट्स हैं। जबकि शुरुआत में ये बोला गया था 1 नेशन 1 टैक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है। उसके बाद भी बहुत सारे आइटम्स को तो एग्जम्पशन दे रखी है जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, और कई सारे प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा लगता है। जैसे अपना ही देख लो, एक कोर्स आप लोग परचेज करते हो तो कितना जीएसटी देते हो, 18%। स्कूल फीस पे तो नहीं लगता, लेकिन इस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की जाती है तो 18% जीएसटी सरकार लेती है। ऐसो पे नहीं लेना चाहिए, थोड़ा ले लो, 5% ले लो आप, 18% काफ़ी ज़्यादा है। कई सारे रेट्स की वजह से ना, जो हमने टेक्सटाइल वाला आर्टिकल डिस्कस किया था आपको याद होगा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी पैदा हो जाता है। मतलब कि अगर आप इनपुट परचेज कर रहे हो, मतलब उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो उन रॉ मटेरियल पे कम जीएसटी लगता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पे ज़्यादा जीएसटी लगता है। तो इसकी वजह से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इमर्ज होके आता है। वैसे आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया कि मैंने उल्टा बोल दिया? हाँ, उल्टा बोला ना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो रॉ मटेरियल है ना, इनपुट, उन पे ज़्यादा जीएसटी, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उन पे कम जीएसटी। पहले मैंने उल्टा बोला था, है ना। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में एक दिक्कत ये भी आती है कि जो हमारे देश के मैन्युफैक्चरर है ना, वो बोलते हैं कि हमें तो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में दिक्कत आ रही है, रॉ मटेरियल पे इतना इतना जीएसटी लगता है और फाइनल प्रोडक्ट पे कम जीएसटी लगता है, चूंकि तो फिर फॉरेन कंपनीज वाले प्रोडक्ट हमारे देश में आसानी से बिक जाते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण इनपुट क्लेम करने में भी दिक्कत आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करना है तो स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन जरूरी है। स्टेट्स अभी कोविड-19 के समय में लोगों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का लाइवलीहुड को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है। तो इस वजह से ये कंपनसेशन वाली जो स्कीम है ना, इसको 5 साल और के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए। अगर कर दिया जाता है तो अद्भुत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हमारे देश में देखने को मिलेगा, और स्टेट और सेंटर जो हैं वो मिलकर काम कर सकेंगे और बहुत सारे इश्यूज पर, क्योंकि ट्रस्ट जो है वो कायम होगा दोनों के बीच में। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया जीएसटी से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 2 ही इश्यूज डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।